चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें अगर, इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस, तो सबसे पहले कम से कम इक्विलिब्रियम टर्म तो हमारा क्लियर हो। सच बताएं तो इक्विलिब्रियम यहां पर इस चैप्टर पर आकर के इसका पूरा नाम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जाकर बन जाता है। क्या बन जाता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दो तरह के इक्विलिब्रियम बैठे हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का असली मतलब है कि वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है केवल यह है कि वो नेट फोर्स उसका जीरो हो या नेट एक्सीलरेशन जीरो हो। हाँ, इसमें दो केस जरूर आएंगे, पहला वेलोसिटी जीरो रहे या दूसरा केस कि वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ब्लॉक रेस्ट पर रखा हुआ पाया जाए या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है मोशन करता हुआ पाया जाए। दोनों केस ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हैं। सही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक जब इक्विलिब्रियम टर्म की बात होती थी तो उसका मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से ही निकाला जाता था। पार्टिकल की जब बात होगी तो पार्टिकल में भी हम लगभग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लेकिन जब बॉडी के केसेस आएंगे और वहां इक्विलिब्रियम की बात होगी तो फिर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से उसका मतलब निकाला जाएगा। और जिसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी एक बात सामने आई हुई है। यहां पर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। नेट लिखो एक्सटर्नल लिखो एक ही बात है, लेकिन अब बस इतनी बात ये पूरी नहीं है ये, क्योंकि टॉर्क जो है किसी ना किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा कि आप लिखें क्या, अबाउट एनी पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता कि ए पॉइंट के अबाउट बॉडी इक्विलिब्रियम में है, टॉर्क उसका कितना है, जीरो है, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है और बी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फिर हर पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में होती है, चाहे जो ले लीजिए आप, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, प्रेजेंट इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, प्रेजेंट एनीवेयर। मैं लिख देता हूं इस बात को, देखो कितना संभालते हो आप लोग। एनी वेयर, यही छोटी छोटी बातें पूछूंगा। मैं कहूंगा बॉडी इक्विलिब्रियम में, मैं पूछूंगा किस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में, तो वहीं पर आप लोगों के कईयों के आंसर नहीं निकलेंगे। जो इसको सुन नहीं रहे हैं फिलहाल, अभी कॉन्फिडेंस से आएंगे नहीं आंसर। जो सुन रहे हैं वो बोल देंगे कि ये तो बात हो चुकी है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगर एक पॉइंट के अबाउट है तो फिर हर पॉइंट के अबाउट है। मैं पूछूंगा टॉर्क किसके अबाउट जीरो होगा, तो क्या आंसर आना चाहिए? किसी के अबाउट। आप जो मर्जी है वो चूज कर लो, ये निकलेगा नहीं कईयों से, केवल ये वजह होगी। इस समय से ध्यान से नहीं सुनना, इट इज जीरो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं खूब पूछूंगा बार बार, अभी भी सोच लो किस किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। कई बार तो ये स्थिति हो जाएगी कि बताऊंगा ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, बी के अबाउट जीरो होगा कि नहीं होगा, तो स्थिति रहेगी। देखो भाई, रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं, आप ही बता दो तो हम हाँ में हाँ मिला देंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो है, ए के अबाउट टॉर्क जीरो होगा कि नहीं, तो निकलेगा नहीं। बताओ क्या करूं मैं इसके लिए कि निकले ये बात? इतना बोलना काफी है? काम चल जाएगा इससे? चल जाना चाहिए, देखेंगे जब पूछूंगा तब देखेंगे, है ना। चलो, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ठीक बात है कि टाउ इज इक्वल टू हम आई अल्फा भी जानते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के हिसाब से अगर टाउ जीरो है तो फिर अल्फा भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहां भी अंडरस्टूड सी बात है, अबाउट एनी पॉइंट। और एक्सिस भी ले सकते हो, एक्सिस भी ले सकते हो। ये तो थ्योरी हुई। चलो इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं, देखना। तो अब इसमें 3-4 कैटेगरी हैं क्वेश्चंस की इक्विलिब्रियम बेस्ड, और उन कैटेगरी को पूरा कर लेते हैं तो आपको अटेम्प्टिंग आ जाएगी। चलो पहली कैटेगरी है इसकी, न्यूमेरिकल अप्रोच नंबर 1 लिख सकते हैं इसमें हम। न्यूमेरिकल अप्रोच
नंबर 01। ये एक रॉड है और उसने कहा कि ये मासलेस है। क्या है? मासलेस। ठीक है, इसकी लेंथ कोई 100 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर ले लो चलो। एक भाई साहब हैं जो यहां पर खड़े हैं, मास इनका 40 किलोग्राम है। इस रॉड को एक तो है कि सेंटर पोजीशन पर हम क्या कर दें, फिक्स्ड कर दें, बिल्कुल सेंटर लोकेशन पर। और अब यहां से 120 मीटर की डिस्टेंस पर एक भाई साहब हैं 40 किलोग्राम के, यहां खड़े हैं। दूसरा बंदा 60 किलोग्राम का है, ये मासलेस है और 60 किलोग्राम का है, और वो राइट साइड में खड़ा होना चाहता है। क्वेश्चन ये है कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हो कि रॉड क्या ना करे, रोटेट ना करे, रॉड इक्विलिब्रियम में बनी रहे, रॉड रेस्ट में बनी रहे। ये सब बातें एक ही है। क्यों भाई? चलिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका नहीं पता। ये अगर यहाँ से 20 है और ये सेंटर लोकेशन अगर है 50 मीटर पर, अगर से आपने इसको पाइवटेड किया है तो फिर ये कितना बचा? 30 बचा। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे? एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं इसमें वैरायटी बढ़ा दूंगा, जैसे कि इसको मासिव कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पॉइंट को ज़रूरी नहीं है कि सेंटर पर रखें, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, 2 बंदों की जगह 3 रख दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी वैरायटी हो सकती है। एक मासिव रॉड ले लो, रॉड मासिव ले लोगे तो उसका खुद का भी मास होने की वजह से वेट काम करने लग जाएगा, mg काम करने लग जाएगा। बंदों का वेट तो काम करेगा, 2 हैं 3 हैं, और फिर वो आपने जो पाइवटेड पॉइंट वो सेंटर ना लेकर कहीं और ले लिया है, तो यही सब तो वैरायटी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्स लग सकता है कोई कि नहीं हम तो फोर्स और लगा रहे हैं, वो फोर्स किसी एंगल पर लग सकता है, तो ये सब वैरायटी हो सकती है। एक रॉड पे हमने कहा कि नहीं हम बंदे नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम तो एक फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ एक ये और एक ये, यहाँ पर हमने इसको मतलब हवा में टांग रखा है, फिर उस पर बातें हो सकती हैं। या हमने एक रॉड को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, एक इधर और ऐसे करके हवा में इसको, तो रॉड को इक्विलिब्रियम में रख रखा है हमने, बस कैसे भी रख रखा है। वो केस ये सब इसी एक ही कैटेगरी में आते हैं। सही है ना? ठीक है, टेबल पे रखे हैं, ये फोर्स रखे हुए हैं, लग रहे हैं। यहाँ ये सस्पेंडेड है, और क्या हो सकता है? हाँ जी, हमने एक रॉड को इस तरीके से किसी वॉल के सहारे, देखो जरा, ये एक वॉल है और ये एक सरफेस है, इसके सहारे रोक रखा है। रॉड थोड़ी अब किसी एंगल पर है। या हमने स्ट्रिंग के सहारे एक रॉड को इस तरीके से हमने सस्पेंड करा रखा, क्या दिक्कत है भाई? अब इसमें डरने की ऐसी क्या बात है? हॉरिजॉन्टल तैयार हो गया, ये किसी एंगल की बात होगी तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये सब अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें करनी है, तो इसको ढंग से समझ लो बस। ठीक है, ये फिर से सारी चीजें आती जाएंगी, लेकिन सब है तो ये एक ही कैटेगरी के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम देखो, यहां पर अगर पूरी मैकेनिज्म समझाऊं मैं तुम्हें, तो रॉड ये है, अच्छा, यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका मास m1 है, ये इस पर mg कौन लगा रहा होगा? अर्थ लगा रही होगी, तो मैं लगा रहा हूं नीचे m1g, और इसकी वजह से पैरों की वजह से इसने सरफेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रखा होगा n, और ये भी n। ये बात सही है क्या? तो बंदे ने रॉड पर जो फोर्स लगाया उसका नाम बताओ, mg है या n है? n है। जैसे कोई बंदा खड़ा है तो वो रॉड को n से क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। अच्छा, और बंदे पर रॉड ने क्या लगा रखा है? n। बंदा कहीं जा नहीं रहा है, तो बंदे पर कितने फोर्स हैं? 2, एक m1g एक n, दोनों क्या होंगे? बैलेंस। तो मैं अगर थोड़ा सा काम करूं यहां, एबीडी ऑफ मैन A, बताओ ऊपर कितने फोर्स हैं? n, नीचे बताओ m1g, बताओ यहां पर क्या रिजल्ट आएगा? n इज इक्वल टू m1g। ठीक है, अगर ये n ऊपर वाला m1g है तो ये वाला भी m1g है। तो अच्छा बताओ, अब मैं कह रहा हूं कि बंदे ने रॉड पर कितना फोर्स लगा रखा है? n, और n कितना है? m1g। तो देखो जरा बात समझना, एक तरीका था कि हम ऐसे समझें कि इस बंदे का जो वेट है वो रॉड पर अप्लाइड हो रहा है, न्यूमेरिकली जाकर के चीजें सही आ जाएंगी। लेकिन स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ये बंदा
इसका जो वेट m1g है वो रॉड पर लग रहा है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। m1g कौन लगाता है? अर्थ। ये तो n लगा रहा है, वो बात अलग है कि n की वैल्यू किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। आगे से हम भी यही करेंगे, इतना ज्यादा इंटरनली मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे। हम आगे से तो यही करेंगे कि बंदा अगर m1 मास का है तो ये रॉड पर कितना फोर्स लगा रहा है? m1g। इसी से काम चलता है। क्यों भाई? रॉड पर ही कितना लगा रहा है? m1g। लेकिन असली मैकेनिज्म तो ये है। चलो अच्छा इधर बताओ, यहां बंदा है कितने का? m2 का। ये कहानी क्या होगी? यहां पर इसको इसको n1 कर दो, तो इसको n2 कर दो आप। ये क्या आ जाएगा? n2, जिसकी वैल्यू क्या होगी? m2g। यहाँ क्या होगा? m2g। परफेक्ट ना? परफेक्ट। बल्कि इस पर फोर्सेस कितना लग रहा होगा? m2g। तो हकीकत तो ये है कि इस बंदे पर m2g अर्थ लगा रही है, तीन फोर्सेस आए हैं। लेकिन इस जगह पर जो भी तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन ये सब इतने नहीं दिखाए जाते हैं। हाँ बताओ जरा, ये दिखाया जाता है m2g। बस इतने से काम चलाया जाता है कि जो बंदे का रॉड पर m1g। सही है ये लाइन? बंदे का रॉड पर m1g। लेकिन ये होता हुआ कहां से आया है? इस रास्ते से होता हुआ है। सही है ना? m1g और वो m2g। अब मैं आपको ये सब नहीं बताता तो भी काम चल जाता। आप यही कहते हाँ m1g तो लगेगा, और क्या इसमें क्या है, कि थोड़ा सा बीच में एक स्टेप है। अच्छा, इस जगह जहां पाइवोटेड कर रखा अपन ने, वहां क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड डैश। ये किस पे लग रहा है? रॉड पर। किसकी वजह से? उस पाइवोटेड पॉइंट की वजह से। ये m1g है, m2g। ये डिस्टेंस 30 पता है, ये डिस्टेंस x नहीं पता है। ये कहानी है। अब हमें x निकालना है। क्वेश्चन में एंड डैश भी हो सकता है। तो यहां क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जरा देखो। फाइंड x एंड फोर्स बाई पाइवोटेड पॉइंट O। ये जो O है वो कितना फोर्स लगा रहा है वो भी पूछ लिया उसने। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के नाम से भी पूछ सकता था, फोर्स के नाम से पूछ सकता था। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। स्टार्ट करें अब सॉल्व करना। ये तो क्वेश्चन पूरा समझाया मैंने। ठीक है, किसकी बीडी बनाई जाए? इसमें 2 काम करेंगे। पहला लगाएंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। याद रखना, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है पूरी बॉडी को पॉइंट मास बना दो। और किसके लिए? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ऑफ मैन ए, मैन बी या रॉड? मैन ए, मैन बी या रॉड? सोच लो। एक्चुअली में रॉड। उस बंदे ए का जो काम है ना, उस पर फोर्स लगाना, वो लगा लिया उसने। तो हम किसके बीडी बना रहे हैं? रॉड के। हम चाहें तो यहां मैन नहीं बना करके खाली उसका फोर्स दिखा दें m1g, बस। सच बताएं तो केवल n1 दिखा दें। क्या दिखा दें? n1। बताओ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ जरा। रॉड के पास खुद तो मास है नहीं, उस पर जो 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक m1g, दूसरा m2g, और ऊपर की तरफ बताओ n डैश। सही है क्या? बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है भाई? 0, कहीं नहीं जा रही। बताओ n डैश की वैल्यू। m1g प्लस m2g। m1 पता है? पता है। 40 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 10 बताएं। 400, 600 कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ n डैश। सही है क्या? क्लियर? n डैश आ गया। क्या करके? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लगा करके। अब बात करते हैं चलो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपके सामने देखना। O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, और ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। तो बताओ बॉडी कि अगर रोटेट नहीं कर रही है तो फिर इसकी क्या पहचान है? मैथमेटिकली इसको हम कैसे बताएं कि इसका टॉर्क 0 है? क्या टॉर्क 0 है ये बात सफिशिएंट है? हाँ, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 है, ये ज़्यादा क्लियर है। अब मुद्दा है कि कौन सा पॉइंट चूज किया जाए।
ये आपके हाथ में है। कौन सा पसंद आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। कौन सा पसंद आ रहा है? ज़्यादातर लोगों को वो ही पसंद आएगा, सेंटर ही पसंद आएगा। सोच लगभग एक जैसी ही होती है। चलो बताओ, टॉर्क अबाउट ओ, क्या लिखोगे? अबाउट ओ, इट इज 0। अब ओ के अबाउट टॉर्क 0 है। इसको और अच्छे समझते हैं। टॉर्क ओ के अबाउट एक क्लॉकवाइज वाला और एक एंटी क्लॉकवाइज वाला इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन का होगा, इसलिए दोनों को आप क्या कर दो? इक्वलाइज कर दो। इस इक्वेशन तक पहुंचने का एक और तरीका था, ऐसे लिख सकते थे टॉर्क क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। अपने आप ये क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। ये क्या लिखते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव वाला राइट साइड लेके जाते हैं, यहीं पहुंच जाते हैं आप। तो इसमें अब आपको क्या करना है? इसमें साइन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ साइन हमने इन्वॉल्व कर दिया। कैसे आया समझ गए क्या? ये और ये अपने आप क्या आता? नेगेटिव आता और उसका मैग्नीट्यूड आता। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, जरा देखो ध्यान से। अगर मैग्नीट्यूड लिखते हो तो फिर ये कैसे लिखोगे? माइनस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसको राइट साइड लेके जाओ तो पहुंच जाओगे। तो यहां पर क्या लिखना है आपको? केवल मैग्नीट्यूड। और अगर ऐसे लिखा हो तो फिर डायरेक्शन, तो इसमें फिर एरो लगा दो। समझ लो ध्यान से। तो इसका मतलब है कई बार यदि छोटी सी चीज पर दिक्कत हो जाती है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखो जरा ध्यान से। टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। समझ लो बात को। ये सब इतनी जरूरी नहीं था, मैं सीधे यहां से निकल सकता था। टॉर्क अबाउट ओ 0, टॉर्क अबाउट ओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वलाइज, खत्म। लेकिन कभी कभी आ जाता है इक्वेशन वाइज की पहचानो कौन सी सही है। ये प्लस एरो के साथ सही है, एरो के साथ ये सही है। ये देखो ये माइनस साइन के साथ है क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख दिया गया है। सही है क्या? आगे बढ़ते हैं। क्लॉकवाइज बताओ कौन दे रहा है? ओ के अबाउट कौन सा फोर्स है जो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है? m2g। उसका टॉर्क बताओ? m2g मल्टीप्लाइड बाई x। और हमने कल तक ये अच्छे से सीखा है कि एक फोर्स का टॉर्क कैसे लिखा जाता है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो बताओ, m1g मल्टीप्लाइड बाई कितना? 30। क्या कहते हो? जी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप? जल्दी से बताएं x की वैल्यू फटाफट। m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाई 30। m1 कितना है? 40 है, नीचे 60 है, तो 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 30। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? बता रहे हैं आप लोग 20 मीटर। सही है क्या? छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट कौन सा था? ये वाला हिस्सा बस, कि क्लॉकवाइज जब लिख रहे हो तो केवल आपको दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। फिर आप ये ना कर दो कि इसमें प्लस लगा दो, राइट साइड माइनस लगा दो, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर आपको वैसे लिखना था तो एक और तरीका था। देखो बताता हूँ कि आप तो सभी टॉर्क को लिखते जाना चाहते हो। अभी 2 हैं, मान लो 2 से ज़्यादा होते, 3 होते, 4 होते, तो भी ऐसे समझना चाहिए। टॉर्क अबाउट ओ इज 0, हम तो सबका लिखते चले जाएंगे। कैसे? m2g इंटू एक्स टेकन एज पॉजिटिव। फिर एक तरीका ये है, एक तरीका है क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड लिख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड। ऐसे करके आप कोई भी एक लेफ्ट और एक तरफ राइट कर दो। आप जितने टॉर्क क्लॉकवाइज दे रहे हैं उनको एक तरफ, जितने एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं उनको दूसरी तरफ लिख लो। एक और तरीका है, सबको विद साइन लिखते चले जाओ। विद साइन बताओ, माइनस ऑफ m1g इंटू कितना? 30, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन। ये प्लस ये माइनस, और भी लोग होते तो लिखते चले जाते, क्या दिक्कत थी? और टॉर्क लिखने में यदि हम कैपेबल हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और किसके अबाउट लिखना है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम मैथ्स आती है इतनी छोटी मोटी कि भाई इसको राइट साइड लेके जाओ, फिर वो डिवाइड करना वगैरह वगैरह। इस पर बेस्ड एक वैरायटी है। सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि क्या सी के अबाउट अगर काम करते तो टॉर्क की इक्वेशन लिखते तो एक ही बार में आंसर आ जाता। क्यों? ये तो टॉर्क देता नहीं, थोड़ा सा काम कैसे बढ़ जाता पता है? रॉड के केस में, एक तो ये m2g इधर देता, फिर ये n' भी टॉर्क दे रहा होता।
एन डैश भी टॉर्क दे रहा होता, एन डैश इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देता यूं, और M2G क्लॉकवाइज टॉर्क देता। मैं करके दिखाऊं क्या? एक बार C या D के अबाउट या A के अबाउट देख लो भाई। दोस्त सबसे सिंपल तो किसके अबाउट है? O के अबाउट। फिर अगर दूसरे नंबर पर जाओ तो किसके अबाउट ले लो? C के। तीसरे नंबर पर आप D के। और अगर आपको मेहनत करनी है, शौक है मेहनत का, तो किसके अबाउट ले लो? A के। अब A के अबाउट का मतलब क्या हो गया? M1G टॉर्क देगा, एन डैश टॉर्क देगा, M2G टॉर्क देगा, और B के अबाउट ले लो। तो मतलब बहुत ही फालतू वाला काम हो गया। एक तो बेमतलब में हम लास्ट वाले पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन जा सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलो एक बार लिखते ही हैं यार C के अबाउट। चलो बताओ C के अबाउट। M1G देगा नहीं, एन डैश देगा एंटी क्लॉकवाइज। लिख दो एन डैश का? लिख दो, माइनस एन डैश इंटू 30, फिर प्लस M2G इंटू 30 प्लस x इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेके जाओ। तो M2G 30 प्लस x इज इक्वल टू एन डैश इंटू 30। सुना आपने? ठीक है। अब दिक्कत है, देखो एन डैश के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें एन डैश की कोई जरूरत पड़ी तो ओ डैश के अबाउट लिखने का सबसे बड़ा फायदा क्या मिला कि एन डैश ने तो कोई टॉर्क बनाया ही नहीं। किसने? एन डैश ने कोई टॉर्क नहीं बनाया, ये फायदा हुआ। अभी एन डैश की जरूरत पड़ेगी कितनी? देखो 1000 इंटू 30, यहाँ कितना है M2G? हाँ 60 है, तो 600 इंटू 30 प्लस x। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। करेक्ट। तो आज के बाद आपको तो इस बात का डर नहीं लगना चाहिए कि हम तो O के अबाउट निकाल पाएंगे, C के अबाउट में हमें दिक्कत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। मैं सॉल्व करूँ, हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लोगे जहाँ तक, ठीक है। इसको नीचे लेके जाओ, जाके 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, वही आएगा। परफेक्ट। रफ कर दें? चलिए, तो फिर ये वैरायटी बस समझ लो कि तैयार होने वाली है। देखो इस बार इसको मास दे देते हैं 50 किलोग्राम। एक बंदा यहाँ खड़ा कर देते हैं, दूसरा बंदा यहाँ कर देते हैं। पावर इसकी लेंथ पूरी 100 मीटर दे देते हैं। और एक काम ये करते हैं, यहाँ से 30 मीटर की डिस्टेंस पर इसको पावर्टेड कर देते हैं ओ पॉइंट में। ए, बी, ये सी, ये बस दे दिया क्वेश्चन। क्या दिक्कत आ रही? आपसे कह रहा है फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रॉड बाय द पावर्टेड पॉइंट एंड द डिस्टेंस। ये 30 दे दिया ना मैंने। डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मैन बी फ्रॉम द पावर्टेड पॉइंट। सही है? द डिस्टेंस ऑफ द मैन बी फ्रॉम द पावर्टेड पॉइंट। बताना चाहोगे आप? मास 50 किलोग्राम किसका दे दिया मैंने? बी का मास दे देता हूं भाई। बी का मास ले लो आप 40 किलोग्राम, ठीक है। और इसका मास कितना दे रहा हूं मैं? ये रॉड का मास दिया था क्या? ये मास ऑफ ए था क्या? ठीक है, तो मास ऑफ रॉड लिखो। रॉड इसका लिख देते हैं चलो 60 किलोग्राम। तो मैन ए के पास भी मास है, मैन बी के पास भी मास है, और रॉड के पास भी मास है। चलिए एक्स बताना है, स्टार्ट हो जाओ फटाफट। और बहुत कम से कम लिखना है और सॉल्विंग करनी है, ठीक है। बात करते हैं रॉड की। तो रॉड पर इस समय क्या कहानी होगी? सेंटर लोकेशन पर M0G का फोर्स लगेगा, मैं इसको M0 बोल देता हूं। इसकी वजह से M1G का फोर्स लगेगा, इसकी वजह से M2G का फोर्स लगेगा। इसको M2 बोल दीजिए, इसको M1 बोल दीजिए। इस मास को, ये रॉड का मास है, इसको आप ये M1 बोल दीजिए, इसको M0 बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो M1G जो इस वाले मैन का जो मास है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो ये होगा। इसकी वजह से M2G सेंटर पर इसके खुद का वेट, और यहां पर इस जगह पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना N-, इतने फोर्सेस आएंगे रॉड पर। सही है? खुद का वेट सेंटर लोकेशन पे।
कितनी डिस्टेंस पर, यहां से 50 पर, और ये डिस्टेंस बताना जरा भाई 30। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ओ लिखा है क्या मैंने, ओ, ये ए है, ये बी है, इसको अपन ओ डैश कह सकते हैं। चलो बताओ फटाफट कि कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो आप जिसके अबाउट काम करोगे। ओ के अबाउट लिखने का फायदा क्या होगा, एन डैश रोल में ही नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉर्क अबाउट ओ इज 0। कौन सा वाला तरीका अपनाएं, साइन कन्वेंशन वाला या क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज वाला, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज वाला। एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन कौन देगा, चलो बताओ। हाँ, एक तो m0g और एक m2g। चलो बताओ, m0g इंटू ये डिस्टेंस कोई बताए। अब ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर से 30 है, तो ये कितना होगा 20। कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस 20 दिख रही है, तो m0g इंटू 20 प्लस m2g इंटू बताएं x। देखो o से डिस्टेंस हमने x ले रखी है, इक्वल टू बताएं जरा m1g मल्टीप्लाइड बाई 30। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। सारे g क्या कर दो, कैंसिल आउट। m0 की वैल्यू 60, m0 हमने रॉड को लिया है 60 इंटू 20 प्लस m2 40 इंटू x इज इक्वल टू m1g 50 इंटू 30। चलो जल्दी से बताओ x कितना आ रहा है, 7.5 मीटर। क्या मैं मान लूँ कि ये इस तरह की वैरायटी हो जाएगी, रॉड में मास देना, बंदों को खड़ा करना वगैरह वगैरह हो जाएगी। 2 से 3 होते तो क्या फ़र्क पड़ता, एक और फोर्स आ जाता। करेक्ट, अगर रॉड क्या है इक्विलिब्रियम में है तो ये वैरायटी हो जाएगी। चल जाएगा, ओके रफ कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा ये एक रॉड है और सरफेस दोनों स्मूथ हैं। स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस देखने में, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना। हाँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जनरली आती है। ये μ1 है, ये μ2 है। उसने इस जगह पर एक फोर्स लगाया है जिसका नाम है P। एंगल ये आपको 60 डिग्री दे दिया गया है, मास इसका 20 किलोग्राम दे दिया गया है। ये सरफेस कैसी है, स्मूथ है, दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि P की वैल्यू आखिर कितनी लगानी चाहिए कि रॉड इक्विलिब्रियम में बनी रहे। दैट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, मैं खुद ही कर रहा हूं, आप तो देखें केवल एक बार। ठीक है, चलिए। तो बॉडी रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले सारे फोर्सेस दिखा दीजिए। मैं फिगर दोबारा बना रहा हूं, है ना। हाँ, क्यों, ये तो क्वेश्चन का फिगर है। ठीक है, जब सोल्यूशन इसका करेंगे तब इसमें क्या क्या चीजें अपनी तरफ से करनी होती हैं वो तो मैं समझ आए। एक तो P है, जरा देखो इधर इसका क्या है, mg है, इधर क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक क्या ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। परफेक्ट। एंगल कितना है ये 60 डिग्री है। चलो बॉडी के BD बनाते हैं। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए डाउनवर्ड फोर्स बताएं कोई, mg ऊपर बताओ, n1 राइट साइड बताओ, n2 लेफ्ट साइड बताओ, P देखो ये वाला फोर्स है। इसको ऐसे यहाँ से नहीं दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है, आउटवर्ड दिखाएंगे। अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात की जाए, अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो बताओ क्या क्या होना चाहिए। n1 की वैल्यू mg के इक्वल होनी चाहिए, जो एक बार में ही 200 न्यूटन आ जाएगी। और P की वैल्यू क्या होनी चाहिए n2। P तो मिल गया, n2 लेकिन n2 नहीं पता, n2 नहीं पता। तो अब एक आगे इक्वेशन बढ़ानी जरूरी हो गई, जो कि क्या होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। किसके अबाउट लिखा जाए, और मैं शुरू में ही चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए बस केवल कि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, और काश ऐसा भी हो जाए कि तुम लिख पाओ। वैसे किसके अबाउट लिखना चाहिए, चलो बताओ। यहाँ कई बार डिसाइड करना काफी ठीक रहता है, डिसीजन लो। हाँ, क्यों बी के अबाउट? देखो मैं बताता हूँ, एक लाइन तो सपोर्ट करेगी यहाँ पर कि आप उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा करो जिसके अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस के
टॉर्क 0 हो जाए। ये लाइन थोड़ा सपोर्ट करो, वैसे फर्क नहीं पड़ता, किसी के अबाउट भी काम कर लो, लेकिन ये लाइन आप काम में लो। तो अगर आप बी के अबाउट लिखते हो तो N1 का टॉर्क नहीं आएगा, पी का टॉर्क नहीं आएगा, सही बात है ना। अब वैसे तो आप ओ के अबाउट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो, तो हम लिखने जा रहे हैं टॉर्क अबाउट बी इज 0। फिर से वही कहानी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो बताओ क्लॉकवाइज कौन देगा, बी के अबाउट कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। पक्का, गड़बड़ तो नहीं हो रहा मामला यहां से। कौन दे रहा है, N2। इसको पकड़ लिया करो, फिर फोर्स खुद पकड़ करके खींचा करो। देखो तो बताओ, N2 मल्टीप्लाइड बाई टॉर्क लिखने जा रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है L, L के दो कंपोनेंट करो, L cos L sin, तो ये पार्ट कितना आ गया L sin 60। लिखो L sin 60 इक्वल टू, बताओ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है। बिल्कुल सही है mg। mg का टॉर्क, ये इसका फोर्स है और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस। तो ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी L/2। L/2 का ये वाला पार्ट कितना आएगा L/2 cos 60। बताएं जरा कितना आ जाएगा L/2 cos 60। यहाँ से L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, N2 इंटू रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू mg की वैल्यू 20 इंटू 10 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। बताएं जरा यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। N2 जैसे आ जाएगा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। कोई बता रहा है 100/√3 बताया जा रहा है, इसकी वैल्यू N2 की। इस N2 की वैल्यू को वहाँ पुट कर दो, क्या निकल आया, P निकल आया। इस क्वेश्चन में मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं कह देता हूँ हमने फोर्स नहीं लगाया है, कोई फोर्स नहीं लगाया है, बस सरफेस रफ है। सरफेस क्या है, रफ है। फ्रिक्शन म्यू है जो कि 0 नहीं है, तो रॉड यहाँ ऐसा स्लिप होना चाहेगी। तो बताओ क्या होगा, यहाँ अपने आप क्या आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा। कैसा आएगा, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक आएगा, क्योंकि रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम। ऐसा वो कह रहा है कि रॉड स्लिप नहीं हो रही है, पक्का स्टैटिक आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन की सॉल्विंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे हैं? केवल P की जगह फ्रिक्शन लिखा जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। और फ्रिक्शन का आंसर भी कितना आएगा 100/√3। लेकिन इसमें और उसमें एक फ़र्क बस इस बात का है कि जब हम P की जगह फ्रिक्शन पर काम कर रहे होंगे ना, तो एक स्टूडेंट के मन में एक बात और आएगी, Fr इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिखना, और म्यू की वैल्यू हो सकता है वो दे दे। उस बारे में थोड़ी सी एक बात है, तो समझाता हूं। देखो अभी ये N2 की वैल्यू है, तब इस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, फ्रिक्शन की वैल्यू बन जाएगी, सही है, 100/√3 न्यूटन। अब एक तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा हुआ, सेकंड पार्ट। एक P लेकर देखा, सरफेस रफ करके बताया, बस। अब तीसरा क्वेश्चन, सरफेस रफ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.5 है, ठीक है। या चलो म्यू नहीं दे रहा हूं मैं आपसे, मैं कह रहा हूं म्यू की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे बॉडी जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लिप हो जाए, बस स्लिप होने वाली हो, और म्यू हम छुपा ले जाएं, ठीक है। लेकिन म्यू की वैल्यू को हम आपसे पूछें कि म्यू बताओ, ताकि रॉड के बारे में एक जानकारी बढ़ा दी गई कि रॉड है इक्विलिब्रियम में, बट इट इज जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लिप। इसका क्या मतलब है,
अगर ये जस्ट इंस्टेड ऑफ स्लिप है ना, तो फिर ये एफएस ना होकर के क्या बन चुका है, एफएस मैक्स या फिर एफएल। अब क्या करें, तुमने जो काम किया है सब सही है। अब एक इक्वेशन और बढ़ गई, जो क्या लिखी जाएगी, एफ आर एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तुमने कितनी वैल्यू निकाली है, 100/√3 इज इक्वल टू म्यू इंटू यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसका नाम क्या होगा, N1 नाम होगा। N1 कितना है, 200। बताओ यहाँ पर म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 0 0 कैंसिल आउट, 1 बताना जरा, 2√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, म्यू मिनिमम। यहां और भी क्वेश्चंस बन सकते थे कि नहीं, म्यू तो हम चलो दे रहे हैं। बताओ क्या क्वेश्चन बनाने वाला हूं मैं, म्यू को तो हमने प्रोवाइड कर दिया, बताओ क्या पूछा जाएगा, थीटा। थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ, और उससे कम करने में गड़बड़ है मामला, फिर तो रॉड गिर ही जाएगी। तो थीटा की मिनिमम, जैसे ही हमने थीटा मिनिमम बताया, इसका मतलब क्या हुआ, रॉड स्लिप होने वाली है। तो ये जो इक्वेशन लगाई है तुमने, ये वाली एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू N1, ये तभी लगेगी जब उस जगह पर क्या क्या खास बात हो। मैंने बहुत बार बताया है आपको सिंपल मैकेनिक्स में, म्यू की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, थीटा क्या हो, मिनिमम हो, या फिर जस्ट इन, हाँ जी, स्टेट ऑफ स्लीपिंग की क्या हो, कंडीशन हो, क्या कहते हो, या फिर वो वाला एंगल क्या हो, मैक्सिमम हो। ये जितना मिनिमम होगा, फाई कितना होगा, उतना मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे उसको थीटा को, इसको मिनिमम करते जाएंगे, वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, तो फाई क्या हो, मैक्सिमम। इतनों में से कोई भी बात कह दी उसने, तो समझ लो कि इस जगह पर क्या लग जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू या एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। और अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना रॉड जस्ट इंस्टेड ऑफ स्लिपिंग है, ना थीटा मिनिमम है, ना म्यू मिनिमम है, ना फाई मैक्सिमम है, तो आप इस इक्वेशन से बचेंगे, इस इक्वेशन को नहीं लगाएंगे। क्लियर, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 ही हुए भाई। एक मैंने पी वाला करवाया, एक एफ आर वाला हो गया, और फिर एक जस्ट इंस्टेड ऑफ स्लिप वाला हो गया, जिसमें म्यू की वैल्यू पूछ ली। और इसमें तो मैंने कह दिया थीटा भी तो पूछ सकता है वो, इसको मिला करके, है ना, ठीक है। तो इसको कर ही दो ना, 0.5 दे दिया है, थीटा निकाल ही दो ना, क्या दिक्कत आ रही, निकालो फटाफट। चलो, एम की वैल्यू 20 किलोग्राम है, थीटा निकालो जल्दी से, फास्ट। 4th क्वेश्चन है इस टाइप का। मैं जब तक 5th क्वेश्चन की तैयारी कर लेता हूं। चलो जी, हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा अब तक। कर लिया, बताओ आंसर क्या है। 60 डिग्री पक्का, 60 डिग्री, कुछ और आ रहा है तो बताओ ना, फिर क्या दिक्कत है। इधर क्या आ रहा है बताओ भाई। वो अलग चीज हो जाती है ना। चलो यहां पर लगाओ, एक बार स्टार्ट करते हैं, देखना। mg फ्रिक्शन, N1
N2, ठीक है। चलो वर्टिकल पहले और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लगाओ, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे mg, ऊपर क्या N1 N2 फ्रिक्शन। ये सही है। N1 की वैल्यू बताएं जरा, mg मतलब 200 और N2 की वैल्यू कितनी, फ्रिक्शन। और एक और इक्वेशन है टॉर्क वाली, वो बताओ। टॉर्क अबाउट B इज 0, चलो बताओ फटाफट। टॉर्क अबाउट B इज 0, तो एक किसका टॉर्क, N2 इंटू L, ये थीटा है तो साइन थीटा, L कॉस L साइन। तो ये यहाँ से जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की उस पॉइंट से डिस्टेंस होगी, L साइन थीटा हो जाएगी। दूसरा बताओ, mg इंटू L/2 कॉस थीटा, LL कैंसिल आउट। अच्छा भाई, N की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताना। हाँ, mg इंटू कॉट थीटा बाई 2, चेक करो ये सही है। N2 की वैल्यू तो आ गई, और N2 ही कौन है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की एक इक्वेशन और क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इंटू N1। चलो सारी वैल्यूज रखो, फ्रिक्शन की जगह N2, म्यू इंटू N1। अब N2 की जगह वैल्यू रखो, mg कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N1 की वैल्यू mg, सही है। mg से mg कैंसिल आउट। बताओ म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आ रही है कॉट थीटा बाई 2। तो क्या करेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, सही है। चाहो तो अब इसको आप टेन थीटा भी लिख सकते हो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/2 म्यू। अब आप चाहो तो कॉट में दे दो, शायद तो 10 में दे दो। बताओ 1/2 टाइम्स 0.5 कितना जाने वाला है, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये 1/2, 2 को कैंसिल कर देगा, 1 थीटा की वैल्यू 45। कितने लोगों ने निकाली थी ये, 45 निकाला है कुछ लोगों ने, अच्छी बात है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये रिलेशन भी याद रखना जरूरी रहेगा। अच्छा थीटा दे देता, म्यू पूछ देता, तो सीधा इससे निकाल लेना, क्या दिक्कत आ रही है। सही से यदि सेटअप आपको याद रहे, है ना, कि अगर रॉड जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लीपिंग में है तो फिर ये म्यू और थीटा में रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। परफेक्ट। कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। एक क्वेश्चन है, जरा चेक करो फटाफट आंसर, 1 मिनट का है केवल, ध्यान से देखो जल्दी से। नीचे वाली सरफेस भी क्या है, स्मूथ, ऊपर वाली भी स्मूथ। यहाँ आएगा N1, यहाँ आएगा mg, यहाँ आएगा N2। चलो अब BD बनाओ, mg राइट साइड N2, ऊपर की तरफ N1। और कोई फोर्स है नहीं, लेफ्ट साइड के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। बॉडी हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती है। ऐसे मत मान लेना कि नहीं ठीक है लग रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होगा बेचारा, ऐसे मत कर देना, है ना, कमज़ोर होगा। हाँ ऐसे मत कर देना, वो अगर है तो वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने नहीं देगा। ऐसे कई लोग फील कर लेंगे कि ठीक है दिखा तो नहीं रहे हैं हम यहाँ, लेकिन कुछ बहुत तो होगा। सरफेस स्मूथ है, कुछ नहीं होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में कभी नहीं रह सकती। चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये सरफेस कैसी है, रफ, और ये स्मूथ है। क्या कहते हो, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है क्या? क्यों? अब ये ऐसे गिरना चाहेगी तो यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा ना। तो वहां वाला फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। फीलिंग से अगर देखोगे ना, एक फीलिंग कॉन्सेप्ट भी होता है कि बॉडी ऐसे रखी है तो पहले यहां से रोक रहे थे, अब कोई बात नहीं वहां से रोक लेते हैं, तो वहां से ये बॉडी रुक जाएगी, है ना। फीलिंग कॉन्सेप्ट तो बता देगा कि यहाँ बॉडी रुक जाएगी। आप जब इसकी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बनाओगे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं मिलेगा इसे F2 को N2 को बैलेंस करने के लिए, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। क्या पता चलता है कि बॉडी के इक्विलिब्रियम होने के लिए ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ हो या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आए, वरना बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। चलो एक केस और करते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ये और ये दोनों सरफेसेस यदि रफ हैं
है ना, दोनों सरफेसेस रफ हैं। μ1 नॉट बी इक्वल टू 0 एंड μ2 नॉट बी इक्वल टू 0, दोनों रफ हैं। एक बात इसके पहले की डिस्कशन में क्लियर हो चुकी है कि ये वाला सरफेस अगर स्मूथ हुआ तब तो रॉड रुक ही नहीं सकती है, अगर दोनों रफ हैं तो फिर चांस है कि रुक जाएगी। सही है। अब इसमें बात आती है कितनी इक्वेशंस बनेंगी, तो चलो पहले बात करते हैं कितने फोर्सेस लगेंगे। देखो Fr1 N1, यहां बताओ Fr2 N2 Mg, इतने फोर्सेस आएंगे। FBD बनाओ फटाफट। नीचे क्या Mg, इधर बताओ N2, ऊपर बताओ Fr2, और बताओ लेफ्ट साइड में Fr1, और ऊपर क्या है N1, और कौन Mg, इतने फोर्सेस आएंगे। सही है। क्वेश्चन किस तरह फ्रेम्ड होगा वो मैं बता रहा हूं पहले तो, कि क्वेश्चन किस तरह बनाया जाएगा। इक्वेशंस बताएं जरा एक बार। N2 इज इक्वल टू Fr1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन बताओ Fr2 प्लस N1 इज इक्वल टू Mg, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन कहां से बन जाएगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। बताओ किसके अबाउट लिखना चाहिए। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, किसके अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखनी चाहिए। B के अबाउट ले लेते हैं। ठीक है, किसमें दो फोर्सेस का क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 आ जाएगा। वैसे तो A के अबाउट भी लिखो तो बात बराबर ही है इस बार तो चलिए B के अबाउट क्लॉकवाइज, B के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। चलो B के अबाउट क्लॉकवाइज बताओ कौन कौन देगा। एक तो N2 देगा, तो N2 इंटू बताना जरा N2 के फोर्स की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुका हूं कि आप टॉर्क लिख लेंगे। बताएं जल्दी से, L साइन थीटा। और कोई देगा क्या क्लॉकवाइज, क्या और कोई फोर्स होगा जो क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। नहीं देगा, पक्का। कहां ध्यान है तुम लोगों का। Fr2 कैसा टॉर्क देगा, हाँ फिर इस B के अबाउट Fr2 क्या चाहेगा, बॉडी इस तरह रोटेट हो तो Fr2 भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज ही टॉर्क देगा। Fr2 इंटू बताओ टॉर्क लिखेंगे कैसे, Fr2 इंटू L cos थीटा। कैसे, इस Fr2 की लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट की ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगी जाकर, L cos थीटा। ये क्या बन रही थी, L sin थीटा। दैट विल बी इक्वल टू, चलो बताओ Mg का टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Mg टॉर्क देगा, Mg इंटू L/2 cos ऑफ थीटा। कितनी क्वेश्चंस हो गई, हाँ 3। वेरिएबल्स काउंट करते हैं चलिए। तो N1 N2 Fr1 Fr2, 4 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशंस हैं। क्वेश्चंस में जितने जनरली ऐसा होता है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस होती हैं। अब 3 इक्वेशंस हैं इस समय, 4 वेरिएबल हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा अगर 4 अननोन है तो। इसका मतलब है एक इक्वेशन और बढ़नी चाहिए। अब एक, हाँ ज़्यादा इक्वेशंस हैं वो चल जाएगा, कम नहीं होनी चाहिए। तो अब एक इक्वेशन बढ़नी चाहिए, और एक इक्वेशन बढ़ाने के लिए क्या होगा, वैसे हमारे पास हैं तो जानकारी के तौर पर कौन कौन सी इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है Fr1 इज इक्वल टू कितनी, μ1 N1, Fr2 इज इक्वल टू कितनी, μ2 N2। लेकिन हम इनको तब तक नहीं लगा सकते जब तक ये ना क्लियर हो जाए कि Fr1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है या Fr2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। रॉड जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लीपिंग है, जब तक ये वो नहीं देता है तब तक हम नहीं लगा सकते। ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वो ये कह देता है रॉड इज जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लीपिंग। जहाँ उसने कह दिया थीटा मिनिमम या फिर जो है फाई मैक्सिमम, इस एंगल को मैक्सिमम या थीटा मिनिमम, या रॉड इज जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लीपिंग, या म्यू इज मिनिमम, μ1 इज मिनिमम, या फिर μ2 इज मिनिमम, कोई ना कोई एक केस वो ले लेगा, तब हम इक्वेशन लगा सकते हैं। और अगर नहीं कहता है तो हम इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे, फिर दिक्कत आएगी, क्वेश्चन वो इनकम्प्लीट होगा, उसे इंफॉर्मेशन बढ़ानी होगी या फिर कोई एंगल देना पड़ेगा। यहाँ थीटा भी तो एक तरह से डेटा में है, तो थीटा तो मैंने अननोन मान लिया है, वरना वो भी वेरिएबल में काउंट हो जाएगा। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन इक्वेशंस बनेगी कितनी मैक्सिमम वो मैंने बताई, एक ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बनेगी, इसके अलावा फिर और कोई इक्वेशंस नहीं है। तो मैक्सिमम कितनी इक्वेशन हो सकती हैं, हाँ ये मिनिमम होती हैं 3, मैक्सिमम कितनी 5, 4 और 5। इस तरह की रॉड प्रॉब्लम में इस तरह की वैरायटी सेट होती है।
4-5 क्वेश्चन इस पर हो गए। इसी टाइप के 2-4-5 क्वेश्चंस कर लेना, सीट वगैरह से मिल जाएंगे वो, और आपकी वैरायटी तैयार हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करो, है ना, और इसको डिस्कस करते हैं। चलिए मैं बोर्ड में लिखता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, आप एक रफ कॉपी में लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है, पढ़ दूं मैं? हाँ मैं पढ़ देता हूं, आप डेटा नोट कर लेना। ठीक है, देखें, इन द फिगर द लैडर ऑफ द मास m इज सोन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, एक लैडर है, कोई रॉड है ना, वो एक वॉल के अगेंस्ट इस तरीके से रखा हुआ है। इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेकिंग एन एंगल थीटा। लो जी, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड लैडर इज μ1। वॉल एंड लैडर इज μ1 एंड दैट ऑफ द बिटवीन फ्लोर एंड लैडर इज μ2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। μ2, ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन लैडर इज N1। लो जी, इसका नाम N1 है, एंड दैट ऑफ द फ्लोर इज N2। इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप, क्या कह दिया उसने? इट इज अबाउट टू स्लिप। ठीक है, देन देखो जरा, 4 ऑप्शन बनाए हैं, खुद से करने की कोशिश करें, समझिए जरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। N2 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2। दूसरा पार्ट है इसका, μ1 डज नॉट इक्वल टू 0, m2 इज 0 एंड N1 tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg/2। और थर्ड ऑप्शन है μ1 is 0, μ2 is not 0 and N1 tan theta is equal to नहीं, थर्ड ऑप्शन में है N2 is equal to mg/1 plus μ1 into μ2। ठीक है जी। और अब फोर्थ ऑप्शन में है μ1 is 0, μ2 is not 0, N1 tan theta is equal to mg/2, है ना, N1 tan theta is equal to mg/2। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चेक आउट फास्ट। मैं एक आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ साथ में, मोर देन 1 ऑप्शन में बी करेक्ट, इस हिसाब से आपको चेकआउट करना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखो, पहली चीज यहां पर क्या लग रहा होगा भाई? FR2। अच्छा, इसके पहले हम एग्जाम्पल में इसको जनरली FR1 क्या कहा करते थे, ये हमारी मर्जी थी। अभी तो उसने कह दिया कि नहीं ये N2 नाम का है, तो फिर आपको यहाँ FR2 कहना पड़ेगा। और बताओ इसको क्या कहोगे आप? FR1। और बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? 1 mg लगेगा। लगाते हैं, चलो जल्दी से, 1 mg लगेगा। अच्छा, FBD बनाओ जल्दी से फटाफट। नीचे बताएं वर्टिकली डाउनवर्ड mg, अपवर्ड डायरेक्शन में FR1। और बताओ ऊपर और कौन सा? N2। राइट साइड बताओ, राइट साइड N1 और लेफ्ट साइड FR2। सुना आपने? तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन बनाई जाए? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल बैलेंसिंग की इक्वेशन बनाते हैं। चलो बनाओ। N2 प्लस FR, ये ऊपर क्या है 1, FR1 इज इक्वल टू mg। एक हॉरिजॉन्टल बनाओ, N1 इज इक्वल टू, बताना जरा, FR2। एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसके अबाउट बनाए? A के अबाउट, B के अबाउट या C के अबाउट? अब अब तक आदत पड़ी हुई है वैसे तो B के अबाउट, तो B के अबाउट ही बना लो, क्या दिक्कत आ रही है? चलो जी,
बी के अबाउट फिर से हम तीसरी चौथी बार शायद टॉर्क लिखने जा रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बताओ, n1 इंटू एल साइन थीटा प्लस FR1 इंटू एल कॉस थीटा, हाँ जी, mg इंटू L/2 कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ गई, क्लियर। इसमें से L कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, n1 साइन थीटा प्लस FR1 कॉस थीटा इज इक्वल टू mg इंटू कितना, कॉस थीटा बाई 2, करेक्ट। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब जरा समझना ध्यान से, इसने एक बात, ये पहले वाले ऑप्शन को पहले समझते हैं। इसका ये कहना है कि μ1 0 कर दो, इसको 0 कर दो, कर दिया। μ2 नॉट 0, ये रख लिया, और बॉडी स्लिप होने वाली है। तो बताओ ये जो n2 इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू mg/2 आएगा कि नहीं आएगा। आओ इसको चेक करते हैं। देखो, अगर हम पहले वाले केस को लेते हैं, FR1 की वैल्यू μ1 n1, FR2 की वैल्यू μ2 n2। पहले वाले केस में μ1 0 डालो, FR1 कितना हो गया 0, μ2 नॉट 0, तो ये बच जाएगा। अब चलो FR1 0 पुट करो यहां पर, FR1 0 कितना हो जाएगा, n2 की वैल्यू mg। ये अगर μ1 की वैल्यू 0 है तो μ1 0 यहां रखने पर FR1 0 आता है, और FR1 0 यहां पुट करने पर बताओ यहां से n2 कितना आता है, mg आता है। तब यहां पर n2 mg क्या लिखा हुआ है, n2 tan थीटा mg/2। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सही बात है ना, पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा, μ1 नॉट 0, यहां तो रफनेस है और यहां स्मूथ है। ओरल डिस्कशन हो चुका है कि अगर ये सरफेस स्मूथ है तो रॉड इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती, साफ सुथरा गलत है। तीसरा, थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन में μ1 0 है, तो μ1 0 के हिसाब से FR1 0 हो जाएगा, और μ2 की वैल्यू नॉट 0 है, तो FR1 0 यहां पुट करेंगे तो बताना जरा यहां से n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg आ जाएगी। और अगर n2 की वैल्यू mg आ रही है, इसका मतलब है ये भी ऑप्शन एक बार क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन का मतलब ये है कि फिर से वही केस है कि μ1 0 है, μ2 नॉट 0 है, तो n2 की वैल्यू तो mg पक्का होनी है, लेकिन इसने n2 पूछा ही नहीं है। इस बार इसने n1 पूछा है, तो फिर n1 कहां है, n1 है यहां इस जगह पर है, तो सही है, यहां कहां है, इस जगह पर है, या तो इस जगह पर है या फिर n1 यहां है। सही है क्या, तो हम किस पे काम कर सकते हैं, किसी पे कर लो। चलो, n1 साइन थीटा प्लस FR1 0 इज इक्वल टू mg cos थीटा बाई 2। क्या करो, इस cos थीटा को नीचे लेके जाओ यहाँ, तो n1 साइन थीटा के नीचे जाओ, cos थीटा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mg बाई 2। दिस इज योर दैट पार्ट, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो इन चार में से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसको और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं अगर अपन क्या करें, नॉट इक्वल टू 0 कर दें। और अगर ऐसा कर दें तो फिर थर्ड ऑप्शन पर अगर विचार करें तो बताओ कैसे चेक करेंगे। सही तो कैसे पता चलेगा सही हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा ना। तो थर्ड ऑप्शन अगर μ1 नॉट इक्वल टू 0 है, लेट सपोज कि थर्ड क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और फिर इसे चेक कर रहे हैं अपन, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। चलो, इसमें n2 हमें निकालना होगा, सही है, n2 हमें निकालना होगा। तो n2 है कहां पर, आओ देखो सिखाते हैं। दोनों नॉट 0 हैं, इस बार दोनों नॉट 0 हैं, और n2 फाइंड आउट करना है। तो चलो इस इक्वेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखना कैसे, ये जगह है, इसमें काम में लेते हैं। देखना, n2 प्लस FR1 इज इक्वल टू mg। n2 को रहने दो, FR1 को रखो μ1 n1 इज इक्वल टू mg। ठीक है, n2 प्लस μ1, और μ1 को रहने दो, और यहां क्या है n1 की जगह बताओ वैल्यू, n1 की जगह वैल्यू है FR2, वो रखी है n1 की जगह इज इक्वल टू mg। बस FR2 को कितना लिख दो, FR2 को μ2 n2 इज इक्वल टू mg। यहां से n2 कॉमन ले लो, तो यहां जाएगा 1 प्लस μ1 μ2, और फिर उसको नीचे लेके जाओ। तो जरा बताओ फटाफट n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2। ये सही है क्या, फिर ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो यदि अगर ऐसे ऑप्शंस हैं
तो थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएंगे, और अगर यहां पर μ1 की वैल्यू 0 है तो फिर केवल फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, सही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये थोड़ा इससे भी अच्छा है, चलो करते हैं। लिखो कॉपी में फटाफट, इसके जस्ट आगे वाला अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सोल्यूशन की तरफ मत देखना। एक क्वेश्चन की बात करें, जरा देखें ध्यान से क्या है। एक वुडन स्टिक है जो इस तरीके से रखी हुई है कि वर्टिकल जो वॉल है उससे ऊपर कुछ उसका पोर्शन निकला हुआ है। इस तरीके से एक वुडन स्टिक रखी हुई है, करेक्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वॉल है उसकी हाइट जो है कम है और वुडन स्टिक उसके ऊपर से निकल रही है। इस हाइट को h बोला गया है, इस एंगल को 30 डिग्री उसने दिया है। यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम N1 कह रहे हैं, यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को N2 कह रहे हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है जो 0 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस पोजीशन पर मामला है, यहाँ स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि जो N1 है और वो N2 आपस में मैग्नीट्यूड में सेम है, और जो रॉड है उसकी पूरी लेंथ ना L है, पूरी लेंथ L है। क्वेश्चन का कहना है कि अगर ये सेटअप है तो h/L की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखो यही पूरा क्वेश्चन है क्या सामने, मैं पढ़ देता हूं तो क्वेश्चन आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। A uniform wooden stick of mass 1.6 किलोग्राम, देखो इसका मास कितना है 1.6 किलोग्राम, and length L rests in a inclined manner on a smooth vertical wall of the height small h which is less than L, okay, such that a small portion of the stick extends beyond the wall. The reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick, वो तो हमें पता है कि वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा to the stick. The stick makes an angle of 30 degree with the wall and the bottom of the stick is on the rough floor, ठीक है। The reaction of the wall on the stick is equal to the magnitude of the reaction force of the floor on the stick. Then find out the ratio of h/L and frictional force F at the bottom of the stick. दो चीजें बतानी है, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक h/L। दिस इज द क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किया गया है, बस थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। वर्क वही सब कुछ है जितना हम अभी तक करते आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखना, एक क्या फोर्स लगेगा mg, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जितने फोर्सेस आने थे आ गए, फ्रिक्शन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, यहाँ नॉर्मल आ गया, mg आ गया। सबसे पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के हिसाब से सारे फोर्सेस बना डालिए आप। mg हो गया, इधर बताएं आप n1 हो गया, और बताएं ऊपर की तरफ n2 हो गया, और बताएं fr हो गया। ये सही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एंगल की बात करें, अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये एंगल 30 है, 60 आएगा, ये फिर वापस 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत, सही है। रॉड रुकी हुई है इसलिए आप कंपोनेंट्स कर सकते हो। n1 cos 30, इधर आ जाओ, n1 sin 30, ये सही है क्या, n1 sin 30, ये n1 के कंपोनेंट हो गए, ठीक है। चलो इक्वेशन बताओ फटाफट। एक तो आएगी fr इज इक्वल टू n1 cos ऑफ 30, दूसरी इक्वेशन आएगी n1 sin ऑफ 30 प्लस ऑफ n2 इज इक्वल टू mg, और एक इक्वेशन और, कौन सी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। हाँ, एक इक्वेशन में खुद दे रखी है, एक बात और ध्यान रखना, n1 की वैल्यू किसके इक्वल है, n2 के इक्वल है, और एक इक्वेशन और, कौन सी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन किसके पॉइंट के अबाउट लिखे अपन, बताएं भाई, b के अबाउट ले ले, चलो b के अबाउट लेते हैं। ये a है, ये b है, ये c है, चलिए तो b के अबाउट लेते हैं। टॉर्क अबाउट b इज 0, टॉर्क अबाउट b इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉर्क अबाउट b इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चलिए तो b के अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज कौन देगा जरा बताइए कोई, n1 कितना देगा, n1 इंटू, हाँ बोलो बोलो बोलो, अब देख लो, आप टॉर्क सीख कर आए हो 2 दिन से आप, लिखने में दिक्कत हो रही है आपको। चलो देखो इधर, नहीं, आप इस खास लेंथ को यहां से यहां तक की खास लेंथ को एक
नया वेरिएबल मान लीजिए एल डैश, क्या मान लीजिए, एल डैश। इस पॉइंट की, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही लेंथ होगी जो यहां से यहां तक आएगी, वो अभी तक पता नहीं है। पूरी लेंथ कितनी थी, एल, और यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी, एल डैश। एल डैश से जूम कर लीजिए आप, मल्टीप्लाइड बाई एल डैश। कोई कंपोनेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, सही है, ठीक है। और बताओ कोई, ये तो हो गया कैसा टॉर्क, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बताओ, mg इनटू, चलो बताओ, क्या कोई बता पाएगा कि B से लेके C तक की लेंथ को हम कितना लिख सकते हैं? हाँ, यहां तक की लेंथ को, केवल यहां तक की लेंथ को, हाँ, पक्के तौर पर L/2 सेंटर ऑफ मास है। तो बताएं यहां कितना लिखना चाहिए, L/2 cos ऑफ 60। कैसे, ये एंगल कितना होगा तब, 60 आएगा, वो 30 है तो ये 60 आ जाएगा, तो L/2 cos 60। कैसे, ये फोर्स है, ये लेंथ है, इसका एक कंपोनेंट केवल यहां तक, L/2 cos 60। ठीक है, ये सामने आपके इक्वेशन है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, H और L। इस इक्वेशन में L है, में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही N1 परेशान कर रहा है, एक L डैश परेशान कर रहा है। आओ पहले L डैश को यहां से एलिमिनेट करते हैं। L डैश में और H में कोई रिलेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, cos 30 = H अपॉन L डैश। जब आप इस एंगल पे बात करेंगे तो cos 30 जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ध्यान रखो L डैश का एक कंपोनेंट L डैश cos 30 तो H होगा, H का कंपोनेंट H cos 30 L डैश नहीं होगा, जो तुमने किया वहां पे। चलो तो L डैश की वैल्यू बताओ, L डैश की वैल्यू H अपॉन cos 30। तो पहला काम तो इसका निकाल देते हैं यहाँ से कि H अपॉन cos 30 लिख सकते हैं, इसको तो लिख ही देते हैं, H अपॉन cos 30। अब दिक्कत किसकी है, N1 की है। देखो N1 कहाँ मिलेगा, N1 यहाँ मिलेगा। आओ सॉल्व करते हैं इसको, N1 × 1/2 प्लस N2 की जगह वापस N1 इज इक्वल टू mg। तो N1/2 प्लस N1 3N1/2 इज इक्वल टू mg। बताओ N1 की वैल्यू, हाँ, 2 ऑफ mg/3 इज इक्वल टू mg टाइम्स L/2 cos ऑफ 60। mg से mg कैंसिल आउट। देखो जरा h बचा है इधर और यहाँ L है, इसको नीचे लेके जाओ। h अपॉन L इज इक्वल टू, यहाँ cos 60 है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो नीचे कितना जाएगा 4, ये कितना है 3, ऊपर लेके जाओ 3, और ये 2 नीचे लेकर के जाओ, कितना हो जाएगा 8, और cos 30 यहाँ पहुँच जाएगा, कितना होता है √3/2। चेक करो जरा कितना जाएगा ये, 3√3/16। सही है। ऐसा कुछ क्या खास था इसमें, केवल एक छोटा सा स्टेप कि आप N1 का जब टॉर्क लिख रहे थे तो उसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं थी, एज्यूम कर लेना था बस। बाकी क्या ऐसा खास आया है बताओ। टॉर्क की इक्वेशन सीख चुके हो, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम सीख चुके हो। ये जो वैरायटी है इसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत मतलब डर जाते हैं, और बड़ी बात ये है कि हर एग्जाम में ही आता है, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो, हर बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है, क्योंकि सब कुछ शामिल हो जाता है इसमें। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कवर है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कवर है, फ्रिक्शन कवर है, और उसकी वो जो मैक्सिमम वैल्यू वाला फॉर्मूला है F(r)μ×n वो कवर है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। नीट में भी खूब आता है, जेई में भी खूब आता है, इसलिए। और इसके जितने भी तरीके थे ना वो सारे करवा दिए। सही है, केवल इसको स्मूथ लेकर के कर लिया, दोनों को स्मूथ लेके बता दिया, इसको स्मूथ इसको रफ, इसको स्मूथ इसको रफ लेके कर लिया, और दोनों को रफ करके कर लिया, और इसको छोटा करके कर लिया, कुछ बचा नहीं है इसमें। सही है, इस वैरायटी का कोई क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए। इसका पहला इक्विलिब्रियम का जो वैरायटी था, है ना, जिसमें हम इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, वो लगभग खत्म है। एक दो क्वेश्चन हम इस पर और डिस्कस कर देते हैं और ये पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्कस कर ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा। चलो देखो, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, रफ कर दें इसको। चलो देखो, एक
देखो जरा, रॉड है जो इस तरीके से शेप्ड है, L/2 L/2, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। और दोनों की लेंथ क्या है, सेम है ना, एंगल अलग अलग है। वैसे तो अगर मैंने एंगल अगर मैंने लेंथ सेम ले ली तो फिर एंगल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, लेंथ अलग अलग कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने देखो लिया हुआ इसमें क्वेश्चन, देखो ज़रा, लेंथ मैंने सेम लिया, अलग अलग लिया है, लेंथ अलग अलग ले लिया, L2 L1 है, ठीक है। चलो देखो, अब अगर इस केस की बात करें तो इस केस में तो अगर ये लेंथ सेम है तो हर कीमत पर एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम ऐसा करें कि ये L1 कर लें और इसको L2 कर लें, और इस बार अगर ऐसा लिखें कि L1 और L2 सेम नहीं है तो पक्के तौर पर θ1 और θ2 सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड m1 अपॉन m2 इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। दिस इज द क्वेश्चन। एक स्टेप का है, केवल एक स्टेप का। चलो करो, क्या करोगे बताओ फटाफट। हाँ, फोर्सेस लगा लो, बस 1 मिनट, फोर्सेस लगा लो। बताओ यहाँ क्या लगेगा, m1g, यहाँ क्या लगेगा, m2g। पूरी लेंथ L1 है तो यहाँ तक कितनी होगी, इसकी आधी, L1/2, और यहाँ तक कितनी होगी, ये वाला पार्ट L2/2, यहाँ तक केवल। और इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों के टॉर्क की बैलेंसिंग इक्वेशन लिखो, जल्दी बताओ फटाफट, बताना जरा। m1g इंटू इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से ये वाली डिस्टेंस, तो L1/2 साइन ऑफ θ1 दैट विल बी इक्वल टू m2g क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि ये देगा एंटी क्लॉकवाइज, ये देगा क्लॉकवाइज। बताओ जल्दी से, L2/2 इंटू साइन ऑफ θ2, यहाँ से m1 अपॉन m2 की बात करते हैं। जी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, जल्दी बताओ फटाफट। L2/L1 साइन ऑफ θ2 बाई साइन ऑफ θ1। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक बार आपके सामने से गुजरेगा तो आपको याद रहेगा कि इतना छोटा सा काम करना है। इधर फोर्स लगाओ, इधर फोर्स लगाओ, टॉर्क की बैलेंसिंग इक्वेशन लिखो, एक ही बार में सॉल्व। सही है। तो अपने ने पहली जो एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट कर ली है। इस पर अब आप इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग बाकी के 2 कॉन्सेप्ट पर। एक है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। आज के लिए इतना काफी है।